नमस्कार दोस्तों, लाइटिंग माइंड चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम एक न्यू टॉपिक जो कि थियोरेटिकल टॉपिक है, थियोरेटिकल कंसेप्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इस सेशन में हम बेसिकली चर्चा करेंगे बस बार स्विचिंग स्कीम्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस स्विचिंग स्कीम्स क्या होते हैं और क्यों एक पर्टिकुलर स्कीम एक पर्टिकुलर टाइप के वोल्टेज लेवल में पर्टिकुलर सबस्टेशंस में सेलेक्ट किए जाते हैं, उसके क्या बेसिस होते हैं सिलेक्शन के, किस टाइप से पर्टिकुलर बस स्विचिंग स्कीम्स काम करता है, क्यों वही बस स्विचिंग स्कीम सेलेक्ट किया जाता है। तो अब तक पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस कर रहे थे, जिसमें हमने सीमेंस के बीसीयू के कॉन्फ़िगरेशंस को देखा। हमने बीसीयू से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं सभी को डिस्कस किया। लेकिन उसके बाद अब ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से एक मोनोटोनस होता जा रहा था, जिसमें कि एक ही टाइप के सेशंस बार बार आ रहे थे। तो उस मोनोटोनी को खत्म करने के लिए ये थियोरेटिकल सेशन है, जिसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है, ये क्योंकि एक फंडामेंटल कंसेप्ट भी है बस बार स्विचिंग स्कीम का। और साथ ही साथ ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो हम सेशन शुरू करने वाले हैं बस बार प्रोटेक्शंस का, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो आज के इस सेशन को आप लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, और अगर आप इसको सही से देखते हैं तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आएगा। निस्संदेह हमने बस बार स्विचिंग स्कीम्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक स्कीम्स जैसे कि डबल मीनिंग ट्रांसफर स्कीम्स और 1.5 बस बार स्कीम्स पहले भी डिस्कस किए हैं, स्टाफ प्रोटेक्शन के टाइम पर भी डिस्कस किए हैं और उसके अलावा एलबीबी के टाइम पर भी डिस्कस किए हैं। आज हम लोग जितने भी टाइप के बस स्विचिंग स्कीम्स हो सकते हैं उन सभी को एक एक करके उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला बस बार स्कीम्स होता है वो होता है सिंगल बस बार स्कीम। और यहाँ पर जो भी मैंने ये पीपीटी तैयार किया हुआ है वो ओपन सोर्स मटेरियल से लिया गया है। और ये जो ओपन सोर्स मटेरियल है ये गूगल से उठाया गया है। और पीपीटी में कुछ एनिमेटेड पीपीटीज यूज किया है, जो कि मतलब जिससे कि समझने के लिए आसान हो। तो सिंगल बस बार स्कीम्स, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एक सिंगल बस बार होगा और इस पर डिफरेंट फीडर्स कनेक्टेड होंगे। अब आपको पता है कि एक फीडर कनेक्ट करने के लिए हमें एक ब्रेकर और 2 आइसोलेटर चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 फीडर की बात कर रहे हैं, फीडर 1 ये वाला, फीडर 2, फीडर 3 और ये वाला हमारा जो है ये फीडर 4 है। तो हम 4 फीडर की बात कर रहे हैं और इस 4 फीडर के लिए अब आपको सभी के लिए आप देखेंगे तो एक ब्रेकर होगा और ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर्स होंगे। तो ये जो है हमारा ये सर्किट ब्रेकर है और ये सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड के आइसोलेटर्स हो गए। तो ये रिपीटेशन होगा बाकी 3 में भी। तो ये सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स, और जो ये ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये होता है अर्थ स्विच। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल एनिमेशन यूज किया हुआ है, जिसमें कि जो इस टाइप वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है दोनों डायरेक्शन में एरो है। तो ये बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो हो सकता है। आपको पता ही है किसी भी फीडर पर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो होता है। और जनरली जो ट्रांसमिशन सबस्टेशंस में कनेक्ट है बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो होता है। कुछ फीडर अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें पावर जो है परमानेंटली इनकमिंग है। इनकमिंग है इसका क्या मतलब है कि ये जनरली ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो फीडर है ये किसी जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्टेड है, ये किसी जनरेटर से कनेक्टेड है, जिसलिए यहाँ पर जो है इस बस के अंदर पावर सिर्फ हर बार आ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस फीडर के लिए पावर जो है सिर्फ हमेशा एक्सपोर्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला फीडर किसी लोड सेंटर से कनेक्टेड है या डिस्ट्रीब्यूशन जो आगे है वहां पर स्टेप से कनेक्टेड है। लास्ट आप देखेंगे तो इसमें फिर से बाई डायरेक्शनल है और यहाँ पर जो ये फीडर 4 दिखाई गया बेसिकली ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो हो सकता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ। तो यहाँ पर जो भी मतलब हम यहाँ पर जो भी हम ये देख रहे हैं इसके अंदर अभी आप जैसे देखेंगे तो जब मैं पहले फीडर, दूसरे फीडर, तीसरे फीडर, चौथा फीडर किसी की भी बात कर रहा हूं तो सभी में ये आगे के जितने भी स्कीम्स आएंगे सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। तो आगे मैं हर बार इसकी डिस्कशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली बस बार की बात करूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सिंगल बस बार है, एक सिंगल बस बार है और उसके ऊपर फीडर्स कनेक्टेड है, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, जितने भी फीडर्स है वो एक सिंगल बस बार पर कनेक्टेड है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब आप इस टाइप से कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का बस बार स्कीम है, बहुत ही सिंपल बस बार स्कीम है। बट इसमें ड्रॉबैक क्या होता है कि सपोज कर लीजिए कि आपका इस वाला ये जो ब्रेकर है ये फॉल्टी है, इस ब्रेकर में फॉल्ट है। अब फॉल्टी का यहाँ पर मतलब 2 चीज हो सकता है कि इधर ये ब्रेकर जो है मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेकर जो है आप सर्विस में नहीं ले सकते, तो ब्रेकर आउट ऑफ सर्विस है ड्यू टू फॉल्टी ब्रेकर,
या ये हो सकता है कि इस फीडर में कुछ फॉल्ट आया है। अगर इस फीडर में कुछ फॉल्ट आया तब तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फीडर को ट्रिप ही होना है। लेकिन अगर यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये ब्रेकर फॉल्टी है, फॉल्टी का मतलब मान लीजिए ये भी है कि इस ब्रेकर को मुझे सीबी को मेंटेनेंस के लिए आउट करना है। तो अगर इस सीबी को मेंटेनेंस के लिए आउट करना है तो क्या होगा, जैसे ही मैं सीबी को मेंटेनेंस के लिए आउट करूंगा आप देखेंगे कि इसमें जो पावर फ्लो है वो भी बंद हो जाता है। और इसको मैंने यहाँ पर इसीलिए एनिमेशन के फॉर्म में भी दिखाया हुआ है कि जैसे ये ब्रेकर फॉल्टी है, चाहे मेंटेनेंस के लिए चाहे किसी भी पर्पज से ब्रेकर आपका आउट ऑफ सर्विस है, तो उस केस में अब इस फीडर पे पावर फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड केस आपका अब यह हो सकता है कि जैसे आप फॉल्ट रिमूव करेंगे आपका पावर फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड केस हो सकता है कि मान लीजिए कि इस वाले बस पर ही फॉल्ट है, ये जो बस है इसी पर फॉल्ट है। अब अगर इस बस पे फॉल्ट है तो इस बस से कनेक्टेड जितने भी फीडर होंगे, फीडर 1 2 3 4, उस सभी फीडर का पावर जो है वो आप देखेंगे कि सभी फीडर का पावर अफेक्टेड हो गया और वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस होते हैं। तो ये सिंगल बस बार स्कीम है, बहुत सिंपल सा स्कीम होता है। इसका एडवांटेजेस की अगर आप बात करें सिंगल बस बार का, एडवांटेजेस क्या है कि लोएस्ट कॉस्ट है। लोएस्ट कॉस्ट क्यों है, क्योंकि आपको एक वन बस बार यूज करना है ओनली, उसके अंदर सिर्फ उसी वन बस बार से रिलेटेड सीबी और दोनों साइड के आइसोलेटर्स होंगे, जो कि आपका इसी का सिर्फ कॉस्ट आएगा, कम कॉस्ट होगा, बहुत ही लोअर कॉस्ट होता है। सेकंड, क्योंकि सिंगल बस बार है और उसी पर आपने कुछ फीडर्स इस टाइप से कनेक्ट किया है तो आपको जो लैंड एरिया रिक्वायर्ड है वो भी बहुत कम होता है, तो स्मॉल लैंड एरिया रिक्वायर्ड। थर्ड चीज, इजीली एक्सपेंडेबल। अगर आप देखें तो इस बस को सिर्फ आप एक्सपेंड कर लीजिए दोनों साइड और कुछ एडिशनल फीडर्स आप इस पे और कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास बस एक्सटेंड करने के लिए दोनों साइड में स्पेस हो। तो इजीली एक्सपेंडेबल। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल इन कंसेप्ट एंड ऑपरेशन, की कंसेप्ट समझने के लिए भी बहुत सिंपल है और ऑपरेशन वाइज भी बहुत ईजी है। बट ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि लोएस्ट रिलायबिलिटी है। लोएस्ट रिलायबिलिटी मींस कि जब भी आपका बस बार पर फॉल्ट होगा कंप्लीट जितने भी फीडर्स है वो सारे फीडर आउट हो जाएंगे, तो मल्टीपल आउटेजेस होंगे, मल्टीपल फीडर आउट होगा। थर्ड मतलब इसी में कि बस बार फॉल्ट में मल्टीपल आउटेज होगा। और सेकंड, अगर आप किसी एक सीबी को मेंटेनेंस के लिए आउट करते हैं, सीबी को मेंटेनेंस के लिए भी आउट करते हैं, सपोज एनुअल मेंटेनेंस के लिए आपने आउट किया है, तो उस केस में भी फीडर जो है उस पर कोई पावर फ्लो नहीं होता है। तो वही चीज है, फेलियर ऑफ अ सर्किट ब्रेकर कॉजेज लॉस ऑफ द फीडर और बस फॉल्ट कॉजेज लॉस ऑफ द एंटायर सबस्टेशन। तो अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो मेन डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या था कि लॉस ऑफ द इंटायर सबस्टेशन इन केस ऑफ बस फॉल्ट, कि आप देखेंगे कि ये हमारे पास बस है, इस पर मल्टीपल फीडर्स इस टाइप से कनेक्टेड है। अब अगर इसी बस पर कुछ फॉल्ट हुआ, इस बस पर जैसे ही फॉल्ट होगा तो ये सभी फीडर अफेक्टेड होंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, लॉस ऑफ द इंटायर सबस्टेशन इन केस ऑफ बस फॉल्ट। तो हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि अवॉइड लॉस ऑफ एंटायर बस, दैट इज एंटायर सबस्टेशन इन बस फॉल्ट। हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है और ओनली रिक्वायरमेंट वो क्या है कि अगर बस पर ही कोई फॉल्ट है तो हम नहीं चाहते कि हमारा एंटायर सबस्टेशन डेड हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा कुछ पर्टिकुलर पोर्शन आउट हो, जहां पर फॉल्ट है बाकी पोर्शन चलता रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेक्शनलाइजेशन। तो हम बस को अगर आप देखें तो सेक्शनलाइजेशन का सिंपल कंसेप्ट का क्या मतलब है कि ये आपका बस था, इस बस पर इस टाइप से बहुत सारे फीडर कनेक्टेड थे। अब इस बस पर अगर बहुत सारे फीडर कनेक्टेड है और बस पर ही फॉल्ट आया, बस पर ही फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, सारे फीडर आउट हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी का तरीके से अगर मैं इस बस को दो सेक्शन में डिवाइड कर सकूं यहाँ से, और अब अगर फॉल्ट आया है मान लीजिए इस पोर्शन में, तो सिर्फ ये वाले फीडर तो आउट हो जाएंगे और ये फीडर सर्विस में रहेगा। तो इसको कहते हैं सेक्शनलाइजेशन, जिसको कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि सेक्शनलाइजर यूज करना है सिंगल बस अरेंजमेंट में। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सेक्शनलाइजेशन ऑफ सिंगल बस बार स्कीम। अगेन सेम टाइप का आपका पूरा अरेंजमेंट है, एक चार फीडर ले लिया है जो कि एक बस बार पे कनेक्टेड है, तो ये चार फीडर, और ये भी अभी आपको सेम बताया था, एक ब्रेकर, उसके दोनों साइड का आइसोलेटर और स्विच, पावर फ्लो नॉर्मल टाइम पर चल रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये ब्रेकर फॉल्टी हुआ तो आपका जो है इस फीडर पर जो पावर फ्लो है वो बंद हो जाता है, उस फीडर का जो पावर फ्लो है वो अवरोध उत्पन्न होता है, वहां पर कोई पावर फ्लो नहीं हो सकता। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसी पर्टिकुलर फीडर का ब्रेकर में प्रॉब्लम है तो फीडर का पावर फ्लो आउट होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आपका बस में फॉल्ट है, तो अभी आपका क्या हो रहा था जो लास्ट केस में था कि अगर बस में फॉल्ट है तो आपका कंप्लीट बस बार आउट हुआ था। लेकिन अगर मैं इसको बीच में सेक्शनलाइजर बना दूं इस टाइप से, अब देखिए इस सेक्शन में फॉल्ट था, इस सेक्शन में हमारा फॉल्ट है और सिर्फ ये सेक्शन आउट हुआ और यहाँ पे पावर फ्लो जो है वो चल रहा है, यहाँ के पावर फ्लो में
कोई चेंज नहीं आया है। और ये मैंने कैसे किया कि इस बस को, यहाँ पर जो ये बस इस टाइप से कनेक्टेड था, उस बस को सेक्शनलाइज कर दिया है, यहाँ पर इस बस को सेक्शनलाइज किया है। अभी आप देखेंगे सेक्शनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो सेक्शनलाइजेशन करने के लिए क्या है कि आप एक बस को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, ये बस है, ये दूसरा बस है, इसको दो पार्ट में तोड़ के और बीच में आप जो है एक ब्रेकर के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। और ये हमने बीच में एक सीबी लगा दिया और इस सीबी के थ्रू ये कनेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि हम डायरेक्ट ब्रेकर तो कभी लगाते नहीं है, तो उसके दोनों साइड आइसोलेटर भी होगा, तो एक ब्रेकर दो आइसोलेटर, इस टाइप से ये आपका सेक्शनलाइजर बन जाता है। तब जैसे आपने सेक्शनलाइजर लगाया, अब क्या फायदा हो गया, अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल्ट है तो सिर्फ इसी फीडर के लोड जो है वो आपके डिस्टर्ब होंगे, बाकी इधर का जो फीडर है उसका लोड चलता रहेगा। और ये कैसे करता है, इस दोनों फीडर को ट्रिप करेगा और साथ में सेक्शनलाइजर को भी आउट कर देता है। तो यही आप देखेंगे। अब फॉल्ट रिमूव होने के बाद नॉर्मल पावर फ्लो मेंटेन रहेगा। तो एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर सेक्शनलाइजेशन का, एडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबल ऑपरेशन है। फ्लेक्सिबल ऑपरेशन मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल्ट है तो वही आपका आउट है, बाकी पूरा चल रहा है, हायर रिलायबिलिटी है। आइसोलेशन ऑफ बस सेक्शन फॉर मेंटेनेंस, ये एडिशनल एडवांटेजेस है। आइसोलेशन ऑफ बस सेक्शन फॉर मेंटेनेंस वो क्या चीज है, अगर आप यहाँ पर देखें कि सपोज कर लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ काम करना है, तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन को अगर आउट कर लूं तो मैं इस पर मेंटेनेंस कर सकता हूं और साथ में मेरा ये जो दो फीडर है इस पे पावर फ्लो मेंटेन रहेगा। तो मेंटेनेंस के लिए भी आप सेक्शन वाइज मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो जो इसका सबसे मेन चीज है, आइसोलेशन ऑफ बस सेक्शन फॉर मेंटेनेंस, देन लॉस ऑफ ओनली पार्ट ऑफ द सबस्टेशन फॉर अ बस फॉल्ट, कि जिस पर्टिकुलर पोर्शन में फॉल्ट है वही सिर्फ आपका आउट होगा, टोटल आउट नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, अगेन लॉस ऑफ सर्किट फॉर ब्रेकर फेलियर, या अगर आपका सीबी ही फॉल्टी है या सीबी में आपको कुछ मेंटेनेंस करना है, एएमपी वर्क करना है, तो उन सभी केसेस में एक सिंगल ब्रेकर आपका फॉल्टी है, सिंगल सीबी जो है वो फॉल्टी है, और इसको जैसे सिंगल सीबी फॉल्टी है या सिंगल सीबी आउट है तो वो वाला फीडर जो है वो हमारा आउट हो जाता है। और दूसरा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये बस था, दूसरा ये बस था, और इन दोनों बस को कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट बनाया है, तो इस अरेंजमेंट को बनाने के कारण से आपका एक एडिशनल एडेड कॉस्ट आता है। ये कॉस्ट किसका होता है, इस ब्रेकर का प्लस दोनों आइसोलेटर्स का। तो सेक्शनलाइज्ड बस अरेंजमेंट हैज अ हायर कॉस्ट देन अ सिंगल बस स्कीम, एज एडिशनल सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्शनलाइजेशन। इसमें हम जो डिसएडवांटेज है, मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सर्किट ब्रेकर आपका आउट है, सर्किट ब्रेकर अगर आपको मेंटेनेंस के लिए लेना है, सर्किट ब्रेकर किसी कारण से फेल हुआ है, तो आपका जो इंपॉर्टेंट फीडर है उसका पावर लॉस हो सकता है, उसके ऊपर पावर लॉस होगा, हो सकता है क्या, होगा ही होगा, हर बार होगा। तो हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सपोज ये हमारे पास बस वन, इसको सेक्शनलाइज किया, बस टू इस टाइप से कुछ सेक्शनलाइज कर दिया, यहाँ पर फीडर है और यहाँ पर फीडर। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि सपोज यहाँ का जो ब्रेकर है वो फॉल्टी भी है, तो अभी पावर फ्लो जो है वो अवरोधित ना हो, पावर फ्लो जो है वो मेंटेन रहे, पावर फ्लो हमारा मेंटेन रहे इस फीडर पे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस रिक्वायरमेंट को हम अचीव कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये सर्किट ब्रेकर फॉल्टी हो गया है और इस टाइप से हमारा पावर फ्लो था, अब ये सर्किट ब्रेकर फॉल्टी हो गया, पावर फ्लो चलेगा नहीं। हम रिक्वायरमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर मैं किसी तरीके से इस वाले ब्रेकर को बाईपास कर सकूं, अगर मैं इस ब्रेकर को बाईपास करके और इधर से कुछ अरेंजमेंट बना लूं, तो ब्रेकर फॉल्टी भी है तो भी पावर फ्लो इधर बाईपास पाथ से चलता रहेगा। तो यही नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं मेन एंड ट्रांसफर बस बार अरेंजमेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेन एंड ट्रांसफर बस बार अरेंजमेंट। अब जो ये वाली चीजें हैं ये एग्जैक्टली सेम है जो लास्ट के दो टॉपिक में हमने किया है, और इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पावर फ्लो चल रहा है, बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो है, ये जनरेटिंग स्टेशन से हो सकता है आ रहा हो, ये किसी लोड सेंटर को जा रहा हो, ये ट्रांसफार्मर का, इस टाइप से हमारे पावर फ्लो मेंटेन्ड है। अब ये सेम चीज है, अगर ये ब्रेकर आपने आउट किया है, फॉल्टी का मतलब यहाँ पर दोनों चीज है कि एनुअल मेंटेनेंस के लिए आपने आउट किया या ब्रेकर में एक्चुअल में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका दोनों केस में अगर ब्रेकर हमारा आउट है, ये ब्रेकर आउट है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फीडर है इस पर कोई पावर फ्लो होगा नहीं, और पावर फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो देखेंगे ना, ये जो एनिमेशन है बीच का, ये मैंने स्टॉप करके रखा है क्योंकि पावर फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें अभी कोई पावर फ्लो नहीं हो रहा है, नो पावर फ्लो बिकॉज सीबी इज फॉल्टी। तो अगर कोई पावर फ्लो नहीं हो रहा है ब्रेकर फॉल्टी में, तो मैं इसको अरेंजमेंट को कैसे बचा सकता हूँ, तो आप मुझे इस ब्रेकर को सिंपली बाईपास कर देना है। तो उस ब्रेकर को बाईपास करने के लिए जो अरेंजमेंट लगाते हैं वो आप क्या कर रहे हैं कि एक सेकंड बस क्रिएट कर रही है, हमारा मेन बस था, ये था मेन बस, हम सेकंड एक और बस बनाते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफर बस।
अब ट्रांसफर बस का क्या काम है, आप अगर देखेंगे ट्रांसफर बस बेसिकली नॉर्मल टाइम पर एक आपका ब्रेकर दो आइसोलेटर, ये तो हमेशा का एक स्टैंडर्ड आप याद कर लीजिए, कोई भी बे होगा उसमें एक ब्रेकर और दोनों साइड आइसोलेटर होगा। यहाँ पर निसंदेह मैं सीटी की बात नहीं कर रहा हूँ और स्विच की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी होगा, लेकिन जनरली एक ब्रेकर और दो आइसोलेटर से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल टाइम था जिसमें कि ये ब्रेकर फॉल्टी हो गया है और अब मुझे इस पावर फ्लो को भी मेंटेन कराना है। तो मैं इस पावर फ्लो को कैसे मेंटेन करवा सकता हूँ, अगर मैं इस वाले ब्रेकर को बाईपास कर सकूं, तो मैं ब्रेकर को बाईपास करने के लिए पहले एक बाईपास स्विच के थ्रू इस बस पे ले आया। लेकिन क्या सिर्फ इस बस पे लाने से मेरा पावर फ्लो मेंटेन हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इस बस में तो कोई वोल्टेज ही नहीं है। अगर इस बस में कोई वोल्टेज ही नहीं है, बस तो आपका चार्ज नहीं है। बस अगर चार्ज नहीं है तो सबसे फर्स्ट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बस को चार्ज करना है। उसी के लिए ये जो है इसको कपल्ड किया जाता है, इसको कहते हैं बस कपलर, या क्योंकि अभी ये सिंगल वाला स्टेप है, ये मेन एंड ट्रांसफर बस वाली स्कीम है, तो इसको ट्रांसफर बस कपलर या ट्रांसफर बस बे बोलते हैं। तो ट्रांसफर बस कपलर अब क्या करेगा कि जैसे ही आपको इसको बाईपास करना, तो आप इस वाले आइसोलेटर को क्लोज कर दीजिए, इस ब्रेकर को कर दीजिए, इस आइसोलेटर को कर दीजिए, और अब अगर आप देखेंगे तो ये बस है, इस बस से ये चार्ज है, इससे ये चार्ज है, और फाइनली इस टाइप से हमारा जो पावर फ्लो है वो मेंटेन रह जाता है। तो ये मेन एंड ट्रांसफर बस स्कीम। अब इस केस में आप देखेंगे तो पावर जो है अभी आपका मेंटेन है। कैसे मेंटेन है, तो यहाँ से ये बस चार्ज थी, इस बस के थ्रू ये आइसोलेटर ब्रेकर आइसोलेटर से होता हुआ फाइनली बाईपास के थ्रू अब इस ब्रेकर को अभी हम आउट कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब इस ब्रेकर को अगर हमें कुछ मेंटेनेंस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। आप इस ब्रेकर के दोनों साइड का ये वाला आइसोलेटर और ये वाला आइसोलेटर ओपन कर लीजिए और ब्रेकर पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो मीन टाइम हमारा जो पावर फ्लो है वो मेंटेन रहेगा ट्रांसफर बस के थ्रू। तो जैसा एक वे में किया है वही रिपीटेशन आपके बाकी सभी वे में होंगे। एडवांटेज क्या है कि आपका जो पावर फ्लो है वो मेंटेन रहता है। ड्रॉबैक्स ये होता है कि अभी आप देखेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही फीडर को आप ट्रांसफर बस के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। अगर ये चार्ज है तो अब ट्रांसफर बस ब्लॉक हो गया, अब आप दूसरा या तीसरा फीडर को आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए आपका इसी पर्टिकुलर बस पर ही फॉल्ट है, अगर मेरा इसी बस पर फॉल्ट है तो क्या होगा, ये सारे फीडर उसी बस के थ्रू ही कनेक्टेड है। तो अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर क्योंकि सेक्शनलाइजेशन तो है नहीं, देयर इज नो सेक्शनलाइजेशन। अगर कोई सेक्शनलाइजर ही नहीं है, अगर कोई सेक्शनलाइजर ही नहीं है तो क्या होगा, बस पर ही फॉल्ट है तो आपका उस बस से कनेक्टेड जितने भी फीडर्स होंगे वो सारे आउट हो जाएंगे। तो इस बस पर फॉल्ट है, अब इस बस से कनेक्टेड सारे फीडर्स आउट हो गए। आप देखेंगे यहाँ भी पावर फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, तो सबका पावर फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है। और जैसे ही फिर आपने फॉल्ट रिमूव कर दिया, सिस्टम फिर से नॉर्मल हो गया है। अभी नॉर्मल चल रहा है तो इसलिए ट्रांसफर बस कपलर भी चार्ज नहीं है, ये फीडर अपने ब्रेकर के थ्रू, ये अपने ब्रेकर के थ्रू, ये अपने ब्रेकर के थ्रू, ये अपने ब्रेकर के थ्रू चलता रहेगा। एडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सर्किट ब्रेकर को अगर आप आउट कर रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, या सर्किट ब्रेकर वैसे ही किसी कारण से फॉल्टी है और आपने आउट रखा है, तो ये आपका जो पावर फ्लो है फीडर के ऊपर उसको इंटरप्ट नहीं करता है या डिस्टर्ब नहीं करता है। सो इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, नो इंटरप्शन ऑफ पावर, नो इंटरप्शन ऑफ पावर ड्यूरिंग सीबी मेंटेनेंस वर्क। तो अगर आप सीबी पे कोई मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी हमारा जो है पावर इनपुट जो है वो इंटरप्शन नहीं होता है। सेकंड, रीजनेबल कॉस्ट, स्मॉल एरिया रिक्वायरमेंट, इजीली एक्सपेंडेबल, ये सब कॉमन चीजें हैं, आप मतलब किसी भी बुक से देखेंगे तो सभी चीजें थ्योरेटिकल कंसेप्ट से। ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक जो कि सबसे पहले वाले केस का भी था वही सेम है कि बस फॉल्ट कॉजेज डिसरप्शन ऑफ सर्विस ऑफ एंटायर सबस्टेशन, और सेकंड कि जो हमारा ट्रांसफर बस है उसको टाई करने के लिए, बस टाई के लिए एडिशनल सर्किट ब्रेकर चाहिए होता है। तो ये दो डिसएडवांटेजेस है। हम इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसमें आपका जो मेजर ड्रॉबैक है, सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है कि जो बस फॉल्ट होता है उससे एंटायर सबस्टेशन आउट हो रहा है। तो बस फॉल्ट इन अ सबस्टेशन हैविंग मोर नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉजेज इंटरप्शन ऑफ पावर। मतलब क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए ये बस है, इस पे इस टाइप से 8-10 फीडर्स है, और अगर बस पर ही फॉल्ट हो गया तो आपके 8-10 फीडर का पावर जो है वो इंटरप्ट होता है, तो मोर पावर आउटेजेस है। इन मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट बस फॉल्ट रिजल्ट लॉस ऑफ इंटायर सबस्टेशन, दैट इज ऑल सर्किट्स, सेम चीज रिपीट है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हमारी एक ही है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ब्रेकर पर कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, सीबी में कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो फीडर आउट नहीं होना चाहिए, फीडर आउटेज नहीं होना चाहिए। एंड अगर बस बार पे फॉल्ट है, बस बार फॉल्ट है, तो मिनिमम डिसरप्शन होना चाहिए।
सिस्टम में। अभी हम बहुत आगे जब चलेंगे 1.5 वगैरह की, तब ये बात करेंगे कि डिसरप्शन होना ही नहीं चाहिए। अभी हम मिनिमम डिसरप्शन की बात करते हैं। तो अब आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं? ये हम अचीव कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अनदर मेन बस फॉर कनेक्शन ऑफ सर्किट। कि अगर आप अभी देखें तो एक बस था, उस पर कुछ फीडर कनेक्ट कर रखे थे। सपोज ये 6 फीडर कनेक्टेड था और इसी पर फॉल्ट आ गया तो सारा काम खत्म। अब मान लीजिए इस 6 को, ये जो 6 है इसको मैं 3-3 केस अपने 2 बस पे कनेक्ट कर लेता हूँ। इस बस पर 3 फीडर और इस बस पर 3 फीडर। तो अब इस केस में क्या होगा? अगर यहाँ पर फॉल्ट आया तो ये 3 ही फीडर कलेक्ट ट्रिप होंगे, यहाँ फॉल्ट आया तो ये 3 फीडर ट्रिप होंगे। तो एनी केस आपका एंटायर सबस्टेशन डेड नहीं होता। तो ये हम अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? ये अरेंजमेंट करते हैं हम बाय डबल मेन बस बार अरेंजमेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल मेन बस बार अरेंजमेंट। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये में सेम ही चीज है जो मतलब आपका फीडर है। एक फीडर के लिए हमने ये वाला एक आपका ब्रेकर लिया, इसके दोनों साइड के आइसोलेटर्स ले लिए। डबल मेन है तो अब आप देखेंगे तो ये हमारा एक मेन बस बार है, बस 1 मान लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो मेन बस है इसको मान लिया मैंने बस 1 और ये मेरा है बस 2, या ये लिखा भी है मेन बस 2 एंड मेन बस 1। अब इस केस में जैसे एक फीडर कनेक्ट किया, एक फीडर को मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ? इस बस पे इस आइसोलेटर प्लस ब्रेकर के थ्रू कनेक्ट हो गया। सेकंड यहीं से एक टैपिंग लिया और सेकंड आइसोलेटर के थ्रू सेकंड बस से कनेक्ट कर रहा है। जैसे एक फीडर कनेक्ट किया वैसे ही अब आप देखेंगे तो रिपीटेशन है, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, दोनों बस को यहाँ पर कपल्ड किया गया है और ये कहलाता है बस कपलर। तो ये क्योंकि दोनों बस को जोड़ रहे हैं तो इसको कहते हैं बस कपलर। अब बस कपलर का कंसेप्ट जो है मैंने एक सेपरेट सेशन में बताया जहां पर मैंने बात की थी डीएमटी स्कीम की। वहां पर बस कपलर के बारे में और ट्रांसफर बस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अगर किसी को डाउट है तो आप उस सेशन को देख सकते हैं। अब जब आपने इस टाइप से मेन बस 1 बस 2 को कनेक्ट किया तब अगर यहाँ पर आप देखें तो मान लीजिए कि कुछ फीडर जो है वो बस 1 से कनेक्टेड है, कुछ फीडर जो है बस 2 से कनेक्टेड है। जैसे ये पहला वाला जो फीडर है इसको आप देखेंगे तो ये बस 2 से कनेक्टेड है, मतलब बस 2 के आइसोलेटर के थ्रू इसमें इस टाइप से पावर फ्लो हो रहा है। सेकंड फीडर भी ये भी बस 2 के थ्रू कनेक्टेड है। थर्ड फीडर ये बस 1 के थ्रू कनेक्टेड है। फोर्थ फीडर बस 1 के थ्रू कनेक्टेड है और दोनों बस आपस में कपल्ड है। अब इस केस में अगर मान लीजिए कि आपका इस पर्टिकुलर ब्रेकर में प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर ब्रेकर में अगर प्रॉब्लम है दैट मीन्स ब्रेकर को आपने मेंटेनेंस के लिए आउट किया है या ब्रेकर फॉल्टी है। तो इन दोनों केसेस में आप देखेंगे तो यहाँ का पावर जो है वो इंटरप्ट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपका पावर जो है वो इंटरप्ट होता है, पावर फ्लो जो है वो आपका डिसरप्शन है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही है कि आपका सिंगल ब्रेकर फेल, सीबी फेल होने से पावर लॉस हो रहा है, सीबी फेल होने से पावर लॉस हो रहा है। और इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे अवॉइड कर सकते हैं, पर अभी के लिए तो डबल मेन बस बार का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो कि आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें कि मान लीजिए अब जैसे आपने फॉल्ट रिमूव कर दिया तब तो सिस्टम नॉर्मल हो ही जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका इस वाले बस पर फॉल्ट है, सेकंड बस पर, यहाँ पर देखिए सेकंड बस पर फॉल्ट है तो सेकंड बस के जो फीडर्स है उसका पावर जो है वो इंटरप्ट हुआ, लेकिन फर्स्ट बस जो है वो नॉर्मल ही चलता रहेगा। फर्स्ट बस में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट बस में जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। अब सेकंड चीज अगर आप यहीं पर देखें तो जैसे ही आपने अब उस वाले फॉल्ट को, मान लीजिए कि इस वाले बस पर हमारा फॉल्ट था और इस फॉल्ट को अगर आप रिमूव कर देंगे तब तो हमारा नॉर्मल हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इस फॉल्ट को रिमूव नहीं भी कर रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि इस वाले बस पर प्रॉब्लम है, इस वाले बस पर प्रॉब्लम है तो मैं जितने भी हमारे इस फीडर को है उन फीडर्स को इस वाले बस पर शिफ्ट करके रख सकता हूं। अगर मैं इस फीडर पे इस वाले बस पर शिफ्ट कर देता हूं तो मेरा जो है पावर फ्लो वो कंटिन्यूअस मेंटेन रहेगा। और मेंटेन कहां से रहेगा? अभी बस 1 के थ्रू। और ट्रिप कंडीशन में क्या रहेगा? बस 2 प्लस दिस बस कपलर। तो ये जो है अभी आप देखिए फॉल्ट रिमूव कर दिया, अब वापस सभी कुछ अपने अपने हिसाब से चल रहा है। एडवांटेजेस क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि बस बार आउटेज या बस मेंटेनेंस अगर आप ले रहे हैं तो सर्विस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी पीरियड सर्विस में रहते हैं। रीजनेबल कॉस्ट, फेयरली स्मॉल लैंड एरिया, इजिली एक्सपेंडेबल, ये सब कुछ कॉमन है हर एक के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका सर्किट ब्रेकर आउट है तो ज्यादा डिसरप्शन होगा। जिस फीडर का सर्किट ब्रेकर आउट है चाहे मेंटेनेंस के लिए चाहे किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उस पर्टिकुलर फीडर का पावर फ्लो जो है वो जीरो हो जाएगा। अब
आपको पता है कि सबस्टेशन के अंदर बस फॉल्ट जो है उसके कई गुना ज्यादा जो है सर्किट ब्रेकर के फॉल्टी होने के चांसेस होते हैं। सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस जो है उसके लिए हमें कंटिन्यूस उसको आउट करते रहना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंटिन्यूस जो है हमारा फ्रीक्वेंटली पावर फ्लो डिसरप्शंस के चांसेस है। तो यही मेन डिसएडवांटेज है डबल मेन इन बस अरेंजमेंट में, कि इट इज एन अल्टरनेटिव टू मेन इन ट्रांसफर बस स्कीम. In both cases, investment is same. The only difference is that in double main, the outage of bus bar, and in main and transfer bus, the outage of breaker is prioritized. तो मुझे तो अभी हमने देखा भी है कि जो ट्रांसफर बस है उसमें अगर आपका ब्रेकर फेलियर है तो आप ट्रांसफर बस के थ्रू पावर मेंटेन करते हैं, जबकि डबल मेन के अंदर अगर आपका बस बार फॉल्टी है तो भी हम पावर चला सकते हैं दूसरे बस के थ्रू। और इंटरप्शन होता है पावर का किस केस में, जब हम आइसोलेटर का ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे अभी आप देखेंगे, अगर मैंने ये लास्ट दिखाया था कि अगर सपोज कर लीजिए कि अभी ये फीडर इस बस से चल रहा है और मुझे इस बस के थ्रू लेके जाना है, तो उस केस में जितनी देर के लिए मैं इस आइसोलेटर को शिफ्ट कर रहा हूँ उतनी देर का मेरे पास पावर इंटरप्शन होता है। अगर कभी भी सिस्टम में फॉल्ट है तो फॉल्ट रिमूव करने के टाइम पर अगर आप मान लीजिए कि फॉल्टी है पर कंप्लीटली आउट रखना है, दूसरे बस पर शिफ्ट करना है, तो आइसोलेटेड शिफ्टिंग के टाइम पर पावर डिस्ट्रप्शन होते हैं। अब मेन ड्रॉबैक क्या है? मेन ड्रॉबैक ये है कि जो आपका बस फॉल्ट हो चाहे सर्किट ब्रेकर का फॉल्ट हो, कोई भी टाइप का फॉल्ट है, तो आपको जो आउटेज है वो मिनिमम रखना है। लेकिन अभी इस केस में ऐसा नहीं हो पा रहा। सर्किट ब्रेकर के फॉल्ट के केस में जो हमारा पावर फ्लो है वो जीरो हो जा रहा है। तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हम अचीव कर सकते हैं कि जो दो बसेज हैं इनमें से किसी एक बस को हम मेन कम ट्रांसफर बस बना लें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसके अंदर की हमारा दो बस जो था हमारा बस 1 बस 2, तो इन दो बस में से एक बस को हम जो है इसको सपोज हम बना लेते हैं मेन कम ट्रांसफर। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है कि हम अरेंजमेंट करते हैं। और अब क्योंकि आपका क्या हो गया, एक बस तो नॉर्मल बस हो गया और दूसरा बस जो है वो हो गया मेन, ये तो मेन था ही, और दूसरा जो है मेन कम ट्रांसफर। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये हमारे क्या हो गया, मेन एंड मेन, दैट इज दो मेन, दैट इज टू मेन एंड ट्रांसफर। तो अगर आप इसको देखें तो टू मेन दैट इज एम एम एंड ट्रांसफर दैट इज टी, एंड टू एम दैट इज डबल एम एंड टी। तो दैट इज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल मेन एंड ट्रांसफर बस बार स्कीम। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा मोस्ट रिलायबल होता है, तो ज्यादातर सबस्टेशन अप टू 400 केवी में भी कई जगहों पे यूज किया जाता है, स्टेट यूटिलिटीज में, इसके अलावा आपके जीआईएस सबस्टेशन में। तो डबल मेन कम ट्रांसफर ये तो हमारा सेम चीज है। अभी सिंपली बस क्या कर रहा हूँ कि एक बस को जो है उसको बस कम ट्रांसफर बनाते हैं। एंड अभी जो ये वाला स्कीम है ये सिंपली क्या, डबल मेन कम ट्रांसफर, कि एक बस जो है वो मेन बस और ट्रांसफर बस दोनों की तरह काम आएगा। जो हमारा सबसे मेजर टॉपिक आएगा डबल मेन एंड ट्रांसफर, तो उसके अंदर इसका नाम से पता चला डबल मेन एंड ट्रांसफर है कि दो मेन बस बार तो होंगे, डबल मेन बस बार होंगे, तो दैट इज बस 1 सपोज एंड बस 2, एंड ट्रांसफर है तो एक ट्रांसफर बस भी होगा, तो 3 बस दिखाई देंगे। अभी इस वाले स्कीम में क्या, डबल मेन कम ट्रांसफर, दैट इज एक मेन है एंड सेकंड बस जो है वो हमारा मेन कम ट्रांसफर की तरह काम करेगा। तो अभी हम डबल मेन कम ट्रांसफर की बात करें तो आप देखेंगे फर्स्ट जो हमारा बस है वो ये बस है जिसको कि मेन कम ट्रांसफर के लिए यूज करना। सेकंड बस जो है वो हमारा नॉर्मल बस है। एक हमने फीडर लिया, फीडर के दोनों साइड में मतलब एक ब्रेकर से कनेक्ट हो गया और ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर हो गया। तो ये एक आइसोलेटर आपको एक बस से कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है, सेकंड आइसोलेटर के थ्रू सेकंड बस पे कनेक्ट होंगे। जैसे फीडर 1 वैसे ही आप फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4 जितने भी फीडर होंगे उन सभी फीडर को कनेक्ट करते चले जाइए। फिर आपको एक जो बस है उसको मेन कम ट्रांसफर बनाना है, दैट मीन्स अब हमने इन दोनों बसेस को आपस में जोड़ दिया है, जो कि बस कपलर की तरह भी काम करेगा, ट्रांसफर शिफ्ट करने के लिए भी काम करेगा। नॉर्मल टाइम पर अगर आप देखें तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ फीडर्स, सपोज ये पहला वाला फीडर, ये कैसे चार्ज है, ये बस 1 के थ्रू इस टाइप से चार्ज है, ये बस 1 के थ्रू चार्ज है। जो हमारा सेकंड फीडर है वो भी हमारा बस 1 के थ्रू चार्ज है, जबकि जो थर्ड फीडर है वो हमारा बस 2 की तरह चार्ज है, और जो फोर्थ फीडर है वो बस 2 के थ्रू चार्ज है। तो इस टाइप से हमारे चारों फीडर्स जो है इस पे पावर फ्लो चल रहा है। अब मान लीजिए कि किसी कारण से हमारा इस वाले फीडर पर या इस वाले बस बार पर फॉल्ट आया। अब इस बस बार पर अगर फॉल्ट आया तो आपका क्या होगा कि इस बस से कनेक्टेड जो फीडर है सिर्फ वही आउट होने,
तो इस बस से कनेक्टेड फीडर हमारे कौन कौन से थे, ये दो फीडर थे जो कि इस बस से कनेक्टेड थे। तो इन दोनों फीडर्स पे पावर इंटरप्शन होगा और ये दोनों फीडर आउट होंगे, बाकी के फीडर चलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ये फीडर आउट होंगे आपको ये जो बस कपलर है उसको भी ट्रिप करना, क्योंकि फिर नहीं तो इसको सिर्फ एनर्जाइज रखने से कोई फायदा नहीं है, आपका पावर मतलब इंटरप्शंस बंद नहीं होंगे। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये वाला बस जो है वो फॉल्टी है, मेन बस जो है ये वाला बस फॉल्टी है, यहाँ पे फॉल्टी के अलावा ये भी हो सकता है कि हमने इसे मेंटेनेंस के लिए आउट किया। अगर हमने इसको मेंटेनेंस के लिए आउट किया तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी फीडर को सेकंड वाले बस के थ्रू चार्ज करके रख सकते हैं। तो हम सभी फीडर को सेकंड वाले बस के थ्रू इस टाइप से चलाते जाएंगे। तो ये मतलब जो सिंगल बस स्कीम मोड है उसमें चलता जाएगा। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी हो सकता है कि अब मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर फीडर में फॉल्ट है, मतलब पर्टिकुलर फीडर के एक ब्रेकर में प्रॉब्लम है, ये ब्रेकर जो है ये फॉल्टी है, या इस ब्रेकर को हमें एएमपी के लिए एनुअल मेंटेनेंस के लिए आउट करना है। अगर हम इस ब्रेकर को एनुअल मेंटेनेंस के लिए आउट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम, क्योंकि अभी डबल मेन कम ट्रांसफर बनाना है, दैट मीन्स कि हमें एक बस को ट्रांसफर की तरह भी बनाना है। ट्रांसफर की तरह बनाने का मतलब कि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं से बाईपास अरेंजमेंट करना है। तो उस बाईपास अरेंजमेंट के लिए अभी आप देखेंगे तो इस ब्रेकर को हमने पैरेलल किया है और यहाँ से एक अरेंजमेंट प्रोवाइड किया है जो कि बस ब्रेकर फेलियर के केस में या ब्रेकर में प्रॉब्लम के केस में आपको एक पैरेलल रिडंडेंट पाथ प्रोवाइड कर रहा है पावर फ्लो के लिए। और इस वाले मोड में जब ये काम करता है तो ये होता है मेन एंड ट्रांसफर बस स्कीम मोड, और एग्जैक्टली सेम चीज है जो कि पहले हमने देखा था। तो अभी आप देखेंगे कि अगर हमारा सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम है उस केस में आपको बाईपास के थ्रू चलेगा, जैसे ही सर्किट ब्रेकर नॉर्मल हो गया तो फिर नॉर्मल पावर फ्लो रहेगा। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस सबसे बड़ा तो ये है कि बस बार आउटेजेस है या मेंटेनेंस है, इससे आपका सर्विस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड थिंग, सर्किट ब्रेकर के खुद के आउटेज से भी कोई पावर डिसरप्शन नहीं होता है। लास्ट थ्री कॉमन है, रीजनेबल इन कॉस्ट, फेयरली स्मॉल लैंड एरिया एंड इजीली एक्सपेंडेबल। डिसएडवांटेज क्या है कि हर एक सर्किट में आपको एडिशनल आइसोलेटर्स चाहिए। अगर आप देखेंगे तो कई सारे आइसोलेटर्स अब यूज हो रहे हैं, एडिशनल आइसोलेटर्स चाहिए। एडिशनल आइसोलेटर्स के कारण से हमारा जो है वो कॉस्ट बढ़ जाता है। तो एक तो ये है, हालांकि एडिशनल आइसोलेटर्स से और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। जितने भी आपके एडिशनल आइसोलेटर्स होते हैं, एडिशनल आइसोलेटर्स, तो एडिशनल आइसोलेटर्स के कारण से होता क्या है कि जब आपको पता है कि ये फीडर है, अब ये फीडर है तो इस फीडर में यहाँ पर ब्रेकर है, इसके दोनों साइड में इधर कहीं इधर इसके आइसोलेटर है, बट इस वाले फीडर का करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर जो सीटी होगा वही हमारे रिले में आएंगे। अब ये फीडर हो सकता है कभी इस ब्रेकर के थ्रू चार्ज हो, कभी बाईपास हो रखा हो, मतलब किसी और दूसरे के थ्रू चार्ज हो, पर ये सीटी तो कॉमन ही रहना है। तो आपको हर एक केस में अलग अलग आइसोलेटर की पोजीशन के बेसिस पर बस स्विचिंग करवाना होता है बस बार रिले में। तो बस बार की स्कीम भी, जो बस बार स्कीम होते हैं, बस बार प्रोटेक्शन स्कीम, बेसिकली बस बार प्रोटेक्शन स्कीम्स जो होते हैं, प्रोटेक्शन स्कीम्स वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो बस बार प्रोटेक्शन स्कीम्स बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। डिसएडवांटेज क्या है, एडिशनल आइसोलेटर्स इन ईच सर्किट इंक्रीजेज द कॉस्ट। इंप्रूव हम क्या कर सकते हैं कि इस केस में आप देखेंगे कि अगर सर्किट ब्रेकर और बस बार दोनों एक साथ आउट है तो हमारा जो है लॉस हो जाएगा सर्किट ब्रेकर वो फीडर का, कि मतलब एक सर्किट ब्रेकर भी आउट है और एक बस भी आउट है, या जो हमने जिसको मेन कम ट्रांसफर बस बनाया हुआ है वही उसमें प्रॉब्लम है, तो आप उस केस में आपका पावर लॉस होगा। तो जो हमारा आइसोलेटर के ऑपरेशन के केस में इंटरप्शन है ये तो कॉमन ही है। अब हम रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर सर्किट ब्रेकर में भी प्रॉब्लम है और एक बस में भी प्रॉब्लम है तो भी पावर आउटेज नहीं होना चाहिए। तो साइमल्टेनियस आउटेज अगर है हमारे पास सर्किट ब्रेकर का और मेन बस का, तो उस केस में भी हमारे पास फीडर पे पावर लॉस नहीं होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और इसको अचीव कैसे करते हैं, इसको अचीव करते हैं सेपरेट ट्रांसफर बस के थ्रू, मीन्स डबल मेन बस प्लस सेपरेट ट्रांसफर बस, सेपरेट ट्रांसफर बस, दैट इज डबल मेन बस एंड सेपरेट ट्रांसफर बस। तो इसको कहते हैं डबल मेन एंड ट्रांसफर स्कीम, जो कि मैं पहले बताया था कि हमने पहले भी एक सेशन में किया हुआ अरेंजमेंट जो है डबल मेन एंड ट्रांसफर बस बार स्कीम्स। आप देखेंगे तो यही 4 फीडर्स जो कि बस 1 के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, बस 2 के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस 1 या बस 2 किसी के थ्रू भी कनेक्ट होंगे तो उनके आइसोलेटर्स के थ्रू कनेक्टेड है। ये हमारे पास बस कपलर है, बस 1 के थ्रू एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है फीडर, या बस 2 के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, और बस कपलर आपका हर एक केस में
जो है वो क्लोज रहेगा। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो ये पावर फ्लो है। पावर फ्लो कैसे होता है तो हमने अभी तक के सारे एनिमेशन में देखा ही है। अब मान लीजिए कि हमारे इस वाले बस पर ही प्रॉब्लम है, यही वाला बस फॉल्टी हो गया। अब इस वाले बस में अगर फॉल्ट है तो आपका क्या होगा, इस बस से कनेक्टेड जितने भी फीडर्स है वो ट्रिप हो जाएंगे। तो इस बस से कनेक्टेड फीडर कौन कौन से थे, ये और ये दोनों फीडर्स ट्रिप हो जाएंगे, बाकी पे पावर फ्लो चलता रहेगा। अब अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए कि मैं इस वाले बस को मेंटेनेंस के लिए आउट करता हूं, मीन्स एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि इस बस पर फॉल्ट आया है। अगर फॉल्ट आया है तो उस केस में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फीडर्स आउट होने ही है ना। लेकिन मान लीजिए कि मैं इसको फॉल्टी का मतलब है कि मेंटेनेंस करना चाहता हूँ, बस बार में कोई मेंटेनेंस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ पावर आउटेज भी ना हो, तो सिंपली मुझे क्या करना है कि वो जो दो फीडर्स है जो कि इस बस से कनेक्टेड थे उसको भी मैं दूसरे बस में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे बस में शिफ्ट कर दिया। अब इस केस में दूसरा चीज क्या है कि हो सकता है कि आपका इस सर्किट ब्रेकर पे आपको मेंटेनेंस करना है, या ये सर्किट ब्रेकर फॉल्टी है। अगर ये सर्किट ब्रेकर फॉल्टी है तो आपका अगेन पावर लॉस है, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारा पावर लॉस हो। तो इससे बचने के लिए आप एक और क्या करते हैं, ट्रांसफर बस का अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रांसफर बस में क्या होता है, बेसिकली हर एक फीडर के लिए एक एडिशनल आइसोलेटर्स होता है जो कि एक न्यू बस से कनेक्ट होता है। कहीं कहीं पे डबल मेन ट्रांसफर स्कीम को 3 बस बार स्कीम भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको 3 बस बार स्कीम्स भी कहा जाता है। इस 3 बस बार स्कीम्स में आप देखेंगे तो हर कोई एक एडिशनल ट्रांसफर बस के थ्रू कनेक्टेड है, और ये जो है एक ब्रेकर आइसोलेटर से ये सेकंड आइसोलेटर्स, इसके थ्रू हम इस ट्रांसफर बस को चार्ज करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि आपका एक ही टाइम पर एक फीडर में भी प्रॉब्लम है और मतलब एक ब्रेकर में भी प्रॉब्लम है और बस में भी प्रॉब्लम है, तो भी हमारा कोई आउटेज नहीं होता है, जो कि मतलब ये वाला केस है। अभी आप इस वाले केस में अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, इस वाले फीडर में भी प्रॉब्लम है, मतलब इसका ये ब्रेकर फॉल्टी है, और ये वाला बस भी प्रॉब्लम है। तो हम फिर भी पावर मेंटेन कर पा रहे हैं हर एक सर्किट में। कैसे कर पा रहे हैं, जो सर्किट हमारे हेल्दी है, जिसके ब्रेकर हेल्दी है, उसको तो हमने दूसरे वाले बस पे शिफ्ट कर लिया, इसको ये तो पहले से ही बस 1 से सिलेक्टेड था। जो सर्किट फॉल्टी है, जिसका मतलब ब्रेकर फॉल्टी है, उसको अब हम ट्रांसफर बस के थ्रू चार्ज करेंगे। तो ट्रांसफर बस भी उसी बस से चार्ज होगा जो बस पहले से ही हेल्दी है, चार्ज हो गया। यहाँ से इसका आइसोलेटर क्लोज करेंगे, इसका आइसोलेटर क्लोज करेंगे, और ये फिर इस टाइप से पावर फ्लो मेंटेन रहेगा। तो अगर आपका साइमल्टेनियसली ब्रेकर में भी प्रॉब्लम है, बस में भी प्रॉब्लम है, तो भी हमारा कोई डिसरप्शन नहीं होता है। तो इसको कहते हैं डबल मेन एंड ट्रांसफर बस बार स्कीम। एडवांटेजेस है कि बस बार आउटेजेस और या उसका मेंटेनेंस, दोनों ही केस में सर्विस जो है हमारा फीडर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फीडर जो है कंटिन्यूअस सर्विस में रहता है। सेकेंड चीज है कि सर्किट ब्रेकर का जो आउटेज है उसके कारण से कोई डिसरप्शन नहीं होता है उस पर्टिकुलर फीडर पे। और थर्ड कि किसी बस का या ब्रेकर का अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो उससे सप्लाई इंटरप्शन नहीं होता है। डिसएडवांटेज आप देख सकते होंगे कि बहुत सारे आइसोलेटर्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आइसोलेटर बढ़ रहे हैं कॉस्ट बढ़ेगा। साथ ही साथ जो एक चीज यहाँ पर नहीं लिखा है कि जैसे जैसे आपके आइसोलेटर्स बढ़ेंगे आपका मेंटेनेंस भी क्रिटिकल होता जाएगा, क्योंकि आइसोलेटर्स एक्सपोज होता है एयर से, आर्क क्वेंच होता है, आपको पता ही है। तो आइसोलेटर्स में हॉट स्पॉट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। आइसोलेटर्स हॉट स्पॉट्स मींस आपको कंटिन्यूस इसका थर्मोविजन स्कैनिंग से कुछ इस टाइप से आपको प्रोविजंस रखने होंगे कि आइसोलेटर्स आपके हेल्दी हो। और अगर आइसोलेटर्स ही हेल्दी नहीं है तो हमारा जो है सारा स्कीम ही खत्म हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। सेकंड चीज कि जितने आइसोलेटर्स होंगे उतना ही आपका बस बार का प्रोटेक्शन स्कीम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इंप्रूव हम क्या कर सकते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं कि इंटरप्शन ऑफ पावर ड्यूरिंग जो आइसोलेटर है ऑपरेशन, उस केस में हमारा इंटरप्शन ना हो। और अगर हमारा इंटरप्शन होता है, आपको जैसे पता भी है कि इंटरप्शन अगर है तो हमारा फीडर अगर इंपोर्टेंट है या हैवी लोडेड है तो उस केस में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड आउटेजेस के चांसेस होते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है, अवॉइड इंटरप्शन ऑफ इंपोर्टेंट एंड हैवीली लोडेड फीडर्स ड्यूरिंग बस फॉल्ट और आउटेज ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। तो ये हमारा मेन जो है रिक्वायरमेंट है। मीन्स अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस बस पर अभी फॉल्ट आया, अभी अगर इस बस पे फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, इस बस से कनेक्टेड जो भी फीडर्स है जैसे कि ये और ये, तो ये इस पे आपका पावर लॉस होना ही होना है। और अगर मान लीजिए कि ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीडर्स है, ये वाला फीडर और ये वाला फीडर जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीडर है, आप इस पे पावर लॉस एफोर्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन बस फॉल्ट हो गया जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है तो पावर लॉस हो जाएगा। तो हमारा जो मेन
अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है, उसमें हम यही देखते हैं कि बस बार के फॉल्ट के केस में आउटेजेस ना हो किसी भी सर्किट का, और उसको हम जो अचीव करते हैं वो अचीव करते हैं थ्रू 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम। इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम, जिसमें कि हम डबल फीड करते हैं थ्रू सर्किट ब्रेकर्स एंड अवॉइड आइसोलेटेड स्विचिंग। तो यही हमारा 1.5 ब्रेकर स्कीम्स है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने फीडर्स ले लिए हैं, कुछ फीडर 1 फीडर 2 जितने भी हैं, अभी 2 फीडर्स फीडर 2 फीडर 3 है, और उन दोनों को एक बस से कनेक्टेड किया है, फीडर 2 को दूसरे बस से कनेक्ट किया है फीडर 3 को, और फिर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसको कहते हैं टाई बे, इसको कहते हैं मेन बे। ये एक और मेन बे होगा आपका, एक मेन बे में आपका ब्रेकर प्लस दोनों साइड कैपेसिटर एंड सीटीज होता है। फिर जैसे आपने इसको एक को कनेक्ट किया, वैसे सेकंड फीडर मतलब सेकंड थर्ड ये है तो फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। फोर्थ बाय डिफॉल्ट हर एक स्लाइड में छूटा हुआ है, तो ये हमारा फीडर 4 है। तो इस टाइप से आपने सभी को कनेक्ट कर दिया है। आप देखेंगे तो कंटिन्यूस जो हमारा पावर फ्लो इस टाइप से मेंटेन चल रहा है, पावर फ्लो चल रहा है। अब मान लीजिए कि कभी जो है हमारा ये वाला ब्रेकर फॉल्टी है, या इस ब्रेकर पे हमें मेंटेनेंस करना है। अगर मुझे इस ब्रेकर पे मेंटेनेंस करना है तो इस वाले फीडर का पावर फ्लो जो है वो इस बस के थ्रू चलता रहेगा। सिमिलरली इस वाले फीडर का पावर फ्लो जो है वो इस बस के थ्रू चलता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारा इस वाले ब्रेकर में प्रॉब्लम है, इस वाले ब्रेकर में अगर प्रॉब्लम है तो इस फीडर का पावर फ्लो यहाँ से चलता रहेगा, और सेकंड फीडर का पावर फ्लो जो है वो इस टाइप के थ्रू चलता रहेगा। तो ये भी आपको पता ही है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज हो सकता है कि सपोज इस बस पर ही प्रॉब्लम है। अगर इस बस पे प्रॉब्लम है तो इस बस से कनेक्टेड जो ब्रेकर्स होंगे वो ट्रिप हो जाएंगे, ये दोनों ट्रिप हो जाएगा, लेकिन आपका बाकी जो पावर फ्लो है वो मेंटेन रहेगा। इस वाले पे यहाँ से पावर फ्लो मेंटेन रहेगा, इस पे यहाँ से। तो आपका हर एक केस में पावर लॉस जो है वो नहीं होता है। सेकंड केस कि अगर आपका सपोज कर लीजिए कि सेकंड साइड में हमारा जो है फॉल्टी है, इस साइड में फॉल्टी है, तो आपका क्या होगा कि यहाँ से हमारा फीड होना बंद हो जाएगा पर नॉर्मल पावर फ्लो चलेगा। एक और प्रॉब्लम है कि सपोज ये वाले बस में भी फॉल्ट है, इस वाले बस में भी फॉल्ट है, दोनों बस एक साथ फॉल्टी हो गया, तो भी पावर फ्लो मेंटेन रहेगा। इस फीडर के थ्रू जो पावर आएगा वो दूसरे फीडर पे चला जाएगा, या इस फीडर के थ्रू जो पावर आएगा वो दूसरे फीडर पे चला जाएगा। सिमिलरली लाइकवाइज ये भी इस टाइप से आपका चलेगा। तो डिसरप्शंस होते हैं, और इस केस में आपका इंपॉर्टेंट सर्किट पे पावर फ्लो जो है वो बहुत जल्दी अफेक्टेड नहीं होता है। तो एडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये फ्लेक्सिबल ऑपरेशन, नेक्स्ट हाई रिलायबिलिटी, can isolate either main bus for maintenance without disruption of service। either main bus में चाहे बस 1 या बस 2 किसी को भी आउट कर सकते हैं, any circuit breaker को आउट कर सकते हैं for maintenance, double feed to each circuit, bus fault does not interrupt service to any circuit, all switching done with circuit breakers। disadvantages कि आपका हर एक सर्किट के लिए 1.5 ब्रेकर चाहिए, मतलब 2 फीडर्स के लिए 3 ब्रेकर चाहिए, तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें हम एक और इंप्रूव कर सकते हैं जो कि कहते हैं डबल बस बार अरेंजमेंट। तो डबल बस बार अरेंजमेंट जनरली बहुत ही हाई जनरेटिंग स्टेशंस में, मतलब हाई पावर जनरेटिंग स्टेशंस में यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर आपका 2 बस के बीच में सिंपल 2 ही ब्रेकर्स होते हैं, एक बस 1 से कनेक्टेड होगा, दूसरा बस 2 से कनेक्टेड होगा, और पावर फ्लो नॉर्मल चलता रहता है। और 2 बस के बीच में अगर 2 ब्रेकर की आप बात करूं तो एडवांटेज क्या है कि ये 2 ब्रेकर जो है वो एक फीडर को कंट्रोल कर रहा है। हर एक 2 ब्रेकर, ये वाला ब्रेकर और ये वाला ब्रेकर मिल करके इस फीडर को कंट्रोल कर रहा है, ये दोनों ब्रेकर मिल करके इस फीडर को कंट्रोल कर रहा है। जबकि 1.5 में क्या होता है कि इसके बीच में ही हम एक और ब्रेकर घुसा देते हैं, और फिर वो 3 ब्रेकर मिल करके 2 फीडर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर 2 ब्रेकर से 2 फीडर कंट्रोल हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्कीम से पता चल रहा होगा एडवांटेज क्या है कि अगर आपको इस बस में प्रॉब्लम है तो पावर फ्लो इधर से चलता रहेगा, इस बस में प्रॉब्लम है तो पावर फ्लो इधर से चलता रहेगा, इसका मेंटेनेंस में ले लिया तो भी पावर फ्लो, तो हर एक केस में आपका पावर फ्लो रहेगा। देखिए इस ब्रेकर पे कुछ मेंटेनेंस करना है, ये ब्रेकर हमारा फॉल्टी है, अगर इस ब्रेकर पे हमें कुछ मेंटेनेंस भी करना है तो हमारा पावर फ्लो जो है वो इस वाले बस के थ्रू चलता रहेगा। लाइकवाइज अगर आप देखें कि हमें इस वाले बस पे कुछ प्रॉब्लम है तो पावर फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसके मतलब बाकी भी 2 कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं कि सेकंड बस पर भी कोई फॉल्ट है तो भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। आपका इस केस में पावर लॉस एक कंडीशन में होगा, और वो होगा कि अगर ये बस और ये बस मींस आपका ये वाला बस भी आउट है और ये वाला बस भी आउट है, एक साथ दोनों बस ट्रिप हो गए तब तो हो ही सकता है, बट दैट डजंट फॉल्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ n-1 फेलियर कंडीशंस, जो कि हमारा मेन कंडीशंस होता है जिस पे सारे प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो अगर आप अब यहाँ पर देखें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबल ऑपरेशन, जो कि 1.5 का भी था, हाई रिलायबिलिटी, इधर मेन बस फॉर मेंटेनेंस
हम किसी भी बस का शटडाउन ले सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, किसी भी सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस के लिए आउट कर सकते हैं, डबल फीड है हर एक सर्किट के लिए, नो इंटरप्शन ऑफ सर्विस टू एनी सर्किट फ्रॉम बस फॉल्ट, अगर हमारा ब्रेकर फेलियर है तो भी ओनली वन सर्किट आउट होगा, और ऑल स्विचिंग विद सर्किट ब्रेकर्स। तो इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपको हर एक सर्किट में दो ब्रेकर चाहिए, तो बहुत हाई कॉस्ट होता है। तो आज के इस सेशन में हमने बेसिकली जितनी भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट बस बार के अरेंजमेंट है उसके बारे में चर्चा की है। डिफरेंट डिफरेंट बस बार्स क्या होते हैं, डिफरेंट बस बार्स को हम कैसे समझते हैं, एक बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, और होपफुली जो ये पीपीटी था, इस पीपीटी के माध्यम से जो भी बताया गया है वो आप लोगों को क्लियर होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि वो और भी लोग इन सब कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके, इन सब कंसेप्ट को अपने यहाँ पर यूज कर सके। साथ ही अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले सेशन में आपके फीडबैक के बेसिस पर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपके फीडबैक के बेसिस पर आने वाले सेशन को और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में हम बस बार से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे, और उसके बाद हम एक बार फिर से प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर हम सीमेंस बस बार रिले के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि उससे पहले हम बस बार के डिफरेंट कंसेप्ट, स्पेशली सिटी स्विचिंग स्कीम्स, उसके अलावा द इफेक्ट ऑफ सिटी सैचुरेशन ऑन बस बार प्रोटेक्शन, देन हाई इंपीडेंस एंड लो इंपीडेंस बस बार प्रोटेक्शन, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड बस बार स्कीम्स, ये सभी चीजें हम एक एक सेशंस में डिस्कस करेंगे। और जब ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो निसंदेह प्रैक्टिकल सेशंस भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब इसके सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।